RKB स्वागत है दोस्तों आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल RKB कैंफी वीडियोस में। आवर्त सारणी के इस चैप्टर में हमने आपको एस और पी ब्लॉक के तत्वों के सामान्य लक्षण बता दिए हैं। तो आज की वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं डी ब्लॉक के तत्वों के लक्षण। जैसे कि पिछली वीडियो में आपको बताया जा चुका है कि आवर्त सारणी को 4 ब्लॉकों एस, पी, डी और एफ में बांटा गया है। तो उनमें से एस पी आपके कंप्लीट हो चुके हैं। तो आज लेकर चलते हैं हम डी ब्लॉक के तत्वों के सामान्य लक्षण। इसमें हमारा सबसे पहला पॉइंट आता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यानी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? विभिन्न कक्षाओं में जब हम इलेक्ट्रॉनों को प्रदर्शित करते हैं तो उनकी अलग अलग कक्षाओं में जो संख्या होती है उसे ही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहा जाता है। तो इन तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर अंतिम इलेक्ट्रॉन डी कक्षक में प्रवेश करता है। इसी कारण इन्हें डी ब्लॉक के तत्व कहते हैं। और इनकी बाहरी कक्षा का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास एन एस या तो 1 से 2 होगा और n-1 डी 1 से 10। यानी जिस कक्षा में आपके एस में 1 या 2 इलेक्ट्रॉन होंगे उससे पहली कक्षा में 1 से लेकर 10 तक डी इलेक्ट्रॉन उपस्थित हो सकते हैं। जहां n क्या होती है? कक्षा संख्या या मुख्य क्वांटम संख्या होती है। इन्हें आवर्त सारणी के बी उपवर्ग में रखा गया है और इन्हें संक्रमण तत्व भी कहते हैं। जैसे कि लोहे का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर हम करें तो 26 इसका परमाणु क्रमांक होता है और ये हो जाएगा 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 और 3d6। देखिए 4s2 एस में 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, डी में आपके 6 इलेक्ट्रॉन। तो डी में अंतिम इलेक्ट्रॉन आने के कारण ही जो Fe है वो आपका डी उपकोष का या डी ब्लॉक का तत्व होता है। इसी प्रकार से अगर हम कॉपर को देखें तो कॉपर का परमाणु क्रमांक होता है 29, जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1 और 3d10। इसी प्रकार आप अन्य तत्वों का भी इस प्रकार से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करके देख सकते हैं। आवर्त सारणी में जो डी ब्लॉक के तत्व हैं उन्हें एस और पी ब्लॉक के तत्वों के बीच में रखा जाता है। आवर्त सारणी को कुछ इस प्रकार से प्रदर्शित किया जा सकता है जिसमें ये एस ब्लॉक और ये पी ब्लॉक होता है, जबकि यहाँ पर आपके डी ब्लॉक के तत्व रखे जाते हैं। नीचे जो आपकी 2 लाइनें होती हैं उनमें आपके एफ ब्लॉक के तत्व रखे जाते हैं। चलिए ये जब आएगा एफ ब्लॉक तब इसके बारे में बता दिया जाएगा, लेकिन फिलहाल हम यहाँ पर डी ब्लॉक को लेकर चलते हैं। डी ब्लॉक जो होता है उसमें वर्ग संख्या जो होती है 3 से लेकर वर्ग संख्या 12 तक के होते हैं। जैसे डी में अंतिम जो इलेक्ट्रॉन कोष होता है उसमें आपके अधिकतम 10 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो ये 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। तो ये 10 वर्गों में बटा हुआ होता है। क्वेश्चन ये हो सकता है कि डी ब्लॉक में 10 ही उपवर्ग या वर्ग क्यों पाए जाते हैं? तो इसका कारण है क्योंकि डी उपकोष में अधिकतम 10 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। इसी कारण से 10 भागों में बांटा जाता है। कभी कभी यह आ जाता है कि वर्ग 12 के तत्वों को डी ब्लॉक के तत्व नहीं कहा जाता, संक्रमण तत्व नहीं कहा जाता है। ऐसा क्यों होता है? तो ये आप लोग कक्षा 12 में ही पढ़ेंगे, वहां पर इनके बारे में जानकारी दी है, विस्तार पूर्वक दिया गया है। डी ब्लॉक का वहां पर आपका एक अलग ही चैप्टर दिया है। तो यहाँ पर हम केवल इतना जान लेंगे कि जिन तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर अंतिम इलेक्ट्रॉन डी उपकोष में प्रवेश करता है उसे ही हम डी ब्लॉक के तत्व कहते हैं। अब इसके बाद अगर दूसरा पॉइंट देखें तो आता है डी ब्लॉक के तत्व परिवर्ती संयोजकता प्रदर्शित करते हैं। परिवर्ती यानी इनकी संयोजकता परिवर्तित तो हो सकती है। इनमें कम संयोजकता वाले तत्वों को अस लगाकर उसके अंत में अस जोड़ देते हैं और अधिक संयोजकता वाले तत्वों को इक लगाकर प्रदर्शित करते हैं। जैसे यहाँ पर आपका एक एग्जाम्पल दिया है Fe2 पॉजिटिव, उसको कहा जाता है फेरस, और Fe यहाँ पर ये 3 पॉजिटिव होगा, इसको कहा जाता है फेरिक। तो जैसे कि और अन्य उदाहरण लिए जा सकते हैं, कॉपर है Cu पॉजिटिव, उसको कहा जाता है Q पर अस जोड़ दिया गया, और Cu2 पॉजिटिव होता है उसको कहा जाता है क्यूपरिक इक जोड़ दिया गया। एक होता है आपका Hg पॉजिटिव यानी मर्क्यूरस, और Hg2 पॉजिटिव होता है मर्क्यूरिक।
तो इस प्रकार से ये तत्व परिवर्ती संयोजकता प्रदर्शित कर सकते हैं, जिनको अस और इक लगाकर हम व्यक्त कर सकते हैं। इसी प्रकार से थर्ड पॉइंट आता है आपका, डी ब्लॉक के सभी तत्व धातु होते हैं और ये कठोर भी होते हैं। कठोर होने के कारण जो धात्विक क्रिस्टल है उसमें प्रबल आकर्षण बलों का होना है, जिस कारण ये कठोर हो जाते हैं, और उन प्रबल आकर्षण बलों के कारण ही इनके गलनांक और क्वथनांक भी बहुत ऊंचे होते हैं। जो पूरी पीरियोडिक टेबल में सबसे अधिक गलनांक वाली धातु है टंगस्टन धातु, जिसका प्रतीक W होता है, वो भी आपकी डी ब्लॉक की ही होती है। अगला दिया हुआ है चौथा पॉइंट, डी ब्लॉक के तत्व रंगीन आयन बनाते हैं। कभी कभी जो ये पॉइंट्स होते हैं यहाँ पर जो आपको शॉर्ट रूप में ये पॉइंट्स दिखाए गए हैं, ये क्यों के रूप में पूछ लिए जाते हैं कि क्या कारण है कि डी ब्लॉक के तत्व रंगीन आयन बनाते हैं। तो डी ब्लॉक के तत्व रंगीन आयन इसलिए बनाते हैं क्योंकि उनमें अनपेयर्ड अयुग्मित डी इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। जैसे कि अगर हम आयरन की बात करें तो कुछ इस प्रकार से इसे व्यक्त किया जा सकता है। आयरन Fe का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अभी हमने लिखा है, जो कि अंत में 4s2 और 3d6 के रूप में आता है। तो S में तो आपके आ गए 2 इलेक्ट्रॉन पूरे युग्मित, लेकिन जो D आपका ऑर्बिटल होता है जो 5 प्रकार का होता है उसमें 6 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 और 6। तो ये सभी इलेक्ट्रॉन जो हैं वो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं, और अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होने के कारण ही जो आपके डी ब्लॉक के तत्व हैं वो रंगीन आयन बनाते हैं, कलर्ड आयन बनाते हैं, रंग प्रदर्शित करते हैं। तो कहीं भी अगर रंग के बारे में जिक्र आता है तो आप अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों के बारे में लिख सकते हैं। इन्हीं अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की भिन्न संख्या होने के कारण ही इस समूह के तत्व डी ब्लॉक के तत्व परिवर्ती संयोजकता भी प्रदर्शित करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट भी फिर से परिवर्ती संयोजकता के आधार पर ही है कि परिवर्ती संयोजकता प्रदर्शित करने के कारण ही ये उत्प्रेरक का भी कार्य करते हैं। उत्प्रेरक क्या होते हैं? कुछ ऐसे पदार्थ जो अभिक्रियाओं में मिलाए जाने पर अपने आप तो अभिक्रिया में भाग नहीं लेते, लेकिन अभिक्रिया के वेग को कम या अधिक कर देते हैं, ऐसे पदार्थ उत्प्रेरक कहलाते हैं। तो परिवर्ती संयोजकता प्रदर्शित करने के कारण ही डी ब्लॉक के तत्व उत्प्रेरक का कार्य करते हैं। जितने अधिक इलेक्ट्रॉन इसमें अयुग्मित होंगे उतनी ही उनकी मुक्त संयोजकताएं हो जाती हैं। छठा पॉइंट दिया हुआ है कि डी ब्लॉक के तत्व संकर आयन व संकर लवण बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं। जो ये संकर आयन है, संकर लवण है, इसका अर्थ है कि जटिल आयन या जटिल लवण बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं। वो जटिल लवण का एक उदाहरण मैं आपको बता दूं। जैसे अगर हम फिटकरी की बात करें तो वो K2SO4 इंटू Al2SO4 थ्राइस इंटू 24H2O होता है, लेकिन इसमें ये पोटेशियम सल्फेट, एल्यूमिनियम सल्फेट आदि सभी सरल आयन होते हैं। लेकिन K4FeCN6 हेक्सासाइनोफेरेट होता है, पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट, इसमें जो ये FeCN6 है ये आपका जटिल आयन कहलाता है और ये पूरा यौगिक आपका जटिल लवण कहलाता है। तो इसे हम इस प्रकार से ले सकते हैं। देखिए Fe है या अन्य कोई भी तत्व होगा, कॉपर होता है, CuSO4 होता है, लेकिन जो ये CuNS3 के साथ जब मिला दिया जाता है तो CuNS3 5SO4 आपका एक जटिल आयन के रूप में उपस्थित होता है। तो जो डी ब्लॉक के तत्व हैं वो जटिल आयन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं। अगला पॉइंट हम लेकर चल सकते हैं कि आवर्त में बाएं से दाएं चलने पर परमाणु त्रिज्याएं घटती हैं, जबकि आयनन विभव और इलेक्ट्रॉन बंधुता बढ़ जाती है। अभी मैं बार बार आपको कह रहा हूं कि आयनन विभव और इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या होती हैं, इसके बारे में हम आपको विस्तार पूर्वक आवर्ती गुणों के साथ बताएंगे। लेकिन जब हम आपको ये आवर्ती गुण वगैरह बता दें तो आप इन गुणों को जरूर पढ़ना, इन सामान्य लक्षणों को एक बार आप फिर से देख लेना, अच्छी प्रकार से आपके तैयार हो जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट दिया हुआ है आठवां कि डी ब्लॉक के तत्व वैद्युत संयोजक यौगिक, वैद्युत संयोजक यानी आयनिक यौगिक बनाते हैं, जबकि सह संयोजक यौगिक एवं उप सह संयोजक यौगिक तीनों प्रकार के यौगिकों का निर्माण कर देते हैं। अब एक बात का ध्यान रखना है आपको कि जो ये सह संयोजक या वैद्युत संयोजक यौगिक बनाते हैं, वैद्युत संयोजक यानी आयनिक यौगिक तो बनाते हैं ये जनरली डी ब्लॉक के तत्वों के साथ,
जैसे कि अगर हम बात करें KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट या लाल दवा, ये एक्चुअल में K पॉजिटिव और MnO4 नेगेटिव के रूप में होती है। तो यहाँ देखिए K पॉजिटिव के साथ बनाया एस ब्लॉक का तत्व है, तो यहाँ पर तो ये आयनिक रूप, लेकिन इस MnO4 के रूप में ये Mn के साथ जो ऑक्सीजन होती है उसके साथ ये सहसंयोजी बंध के साथ जुड़ा हुआ होता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि मैग्नीज डी ब्लॉक का तत्व आयनिक यौगिक और सहसंयोजी यौगिक दोनों बनाता है। जबकि जो भी हमने ये K4FeCN6 और CuNH3 आदि बताए हैं, ये उपसहसंयोजी यौगिक होते हैं। इनको जटिल यौगिक या उपसहसंयोजन यौगिक भी कहा जाता है, क्योंकि इनमें जैसे हम इस कॉपर की बात करें, कॉपर अमोनिया के साथ NH3 के साथ इस प्रकार से उपसहसंयोजी बंधों के साथ जुड़ा हुआ होता है, और ये आपका जो बंध हुआ उपसहसंयोजी बंध के कारण ही इस यौगिक को 2 पॉजिटिव होता है, उपसहसंयोजन यौगिक कहा जाता है, और SO4 इसके बाहर आ जाता है। एक्चुअल में इस उपसहसंयोजन यौगिकों के बारे में आप लोग कक्षा 12 में एक अलग ही चैप्टर पढ़ेंगे, उपसहसंयोजन यौगिक के नाम से ही। वहां पर आप लोग इसकी विस्तार पूर्वक अध्ययन कर सकते हैं, इसके बारे में विस्तार पूर्वक सीख सकते हैं। इसी प्रकार से एक अंतिम पॉइंट आ जाता है 9वां कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होने के कारण ये अणुचुंबकीय होते हैं। हमने अणुचुंबकीय के बारे में आपको पहले बताया है कि वे पदार्थ जो चुंबक की ओर आकर्षित हो जाते हैं उन्हें अणुचुंबकीय कहते हैं, और इनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। जितने अधिक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होंगे परमाणु या आयन, उतना ही अधिक अणुचुंबकीय होता है। जबकि परमाणु में युग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होने के कारण उसे प्रतिचुंबकीय कह दिया जाता है, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन का जो चुंबकीय द्विध्रुव गुण है वो दूसरे इलेक्ट्रॉन के द्वारा कैंसिल कर दिया जाता है। उन युग्मित इलेक्ट्रॉनों को कुछ हम इस प्रकार से व्यक्त करते हैं कि जो आपका एक दिशा में इलेक्ट्रॉन का चुंबकीय आघूर्ण है वो दूसरी दिशा के द्वारा, दूसरी दिशा में जो इलेक्ट्रॉन है अगर इसके द्वारा हम प्लस का लेकर चलें तो इसके लिए माइनस हो जाएगा। क्योंकि दोनों इलेक्ट्रॉन अपने अपने समूह में उपस्थित रहते हैं, अपने कक्षक में उपस्थित रहते हैं, तो दोनों एक दूसरे का चुंबकीय आघूर्ण निरस्त कर देते हैं, और इसी कारण पदार्थ प्रतिचुंबकीय हो जाता है। अब यहाँ तक हमने आपको डी ब्लॉक के तत्वों के सामान्य लक्षण आज की वीडियो में प्रस्तुत कर दिए। अब जो SPDF ब्लॉक के तत्वों के लक्षण हैं उनमें हमारा केवल एक रह गया F ब्लॉक के तत्वों के लक्षण, जिसको हम आपको आगे आने वाली वीडियो में प्रस्तुत कर देंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, और आज की वीडियो के लिए आपका धन्यवाद। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट्स करें और दोस्तों को भी शेयर करें।